हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। अभी लॉकडाउन है, सभी घर पे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं। तो अपन को क्या है, थोड़ी सी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो अपन क्या करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अपन घर बैठे ही अपन पढ़ाई कर सकते हैं। आजकल सभी यही है, यूट्यूब से ही सारी पढ़ाई होती है ज़्यादातर। तो आप वीडियो को आराम से एक एक करके वीडियो को आराम से देखो और वीडियो को पूरी देखो और लाइक और शेयर ज़रूर करो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जिन स्टूडेंट ने नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दो, पास में दिए हुए बेल आइकन को भी क्लिक कर दो ताकि क्या है, वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। पिछली वीडियो में अपन ने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जो ITI इलेक्ट्रिशियन सेकेंड ईयर का टॉपिक था। उसके मैंने 3 पार्ट बनाए थे। आप आराम से सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, आराम से पढ़ सकते हैं घर पे बैठ के। और यह है कि भाई अपन क्लास में अपन पढ़ते हैं तो मैडम ने एक बार पढ़ा दिया, समझा दिया, उसके बाद क्या है, अपन नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। परंतु यूट्यूब पे अपन क्या है, घर पे बैठे तो इच्छा अनुसार अपन वीडियो को देख सकते हैं। एक ही वीडियो को अपन इच्छा अनुसार कितनी बार भी देख सकते हैं। अपन को नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कमेंट में लिख सकते हैं कि मैडम इसका आंसर क्या होगा, तो मैडम आपको उसका जवाब ज़रूर देगी। तो अभी अपन पढ़ेंगे प्रदीप्ति। फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है प्रदीप्ति। अच्छा देखो, ITI इलेक्ट्रिशियन करने के बाद अपन कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ITI का 2 साल का पूरा कोर्स आता ही आता है। तो अगर आपने ITI कर भी लिए तो भी आप इन वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि पूरा सिलेबस आप कंपटीशन का ITI इलेक्ट्रिशियन का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का आता ही आता है। तो इनमें से प्रदीप्ति में से भी क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अगर अपन इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के नहीं हैं और दूसरी ट्रेड के हैं और अपन ITI कर ली है, कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो भी कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दो, चाहे आप लोको पायलट का दो चाहे किसी का भी दो, इलेक्ट्रिकल का पोर्शन कोई भी ट्रेड से हो, आप उसमें ज़रूर आता ही आता है। तो अपन ये वीडियो को अच्छे से आराम से देखें तो अपन को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सबसे अब अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं प्रदीप्ति, जिसको कहते हैं इल्यूमिनेशन। मतलब कि क्या होता है, कोई भी प्रदीप्ति यानी कोई भी तरह का प्रकाश होता है जो लाइट होती है। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है या एनर्जी है जो हमारी आँखों की वस्तुओं को बोध कराती है। प्रकाश क्या है, अपन क्या है, अपन को पता चलता है कि भाई लाइट लगी है या बंद हुई है, तो इसमें क्या प्रकाश हो गया। तो अब फिर दूसरा आता है सूर्य का श्वेत प्रकाश। सूर्य का श्वेत प्रकाश मतलब सूरज भगवान का जो रोशनी होती है या जो लाइट होती है वो हमेशा सफ़ेद होती है, परंतु जो श्वेत प्रकाश होता है उसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के कलरों का मिश्रण होता है, अलग अलग कलर होते हैं। 7 रंग आपने देखा है, कई बार आप देखो कि आकाश में इंद्रधनुष भी बनता है, तो वो क्या है, 7 रंगों से इंद्रधनुष बनता है। तो जैसे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, सूर्य का श्वेत प्रकाश विभिन्न 7 रंगों का मिश्रण होता है। पहला है 7 रंग कौन से हैं, बैंगनी यानी वॉयलेट, आसमानी इंडिगो, नीला यानी ब्लू, पीला यानी येलो, नारंगी यानी ऑरेंज, लाल यानी रेड, हरा यानी ग्रीन। तो ये 7 कलर से अपने जो प्रकाश बनता है, जो श्वेत प्रकाश दिखता तो श्वेत है परंतु उनमें 7 रंग मिक्स होते हैं। इन 7 रंगों को अपन VIBGYOR से नाम से भी कर सकते हैं। V यानी वॉयलेट, I यानी इंडिगो, B यानी ब्लू, G यानी ग्रीन, Y यानी येलो, O यानी ऑरेंज, R यानी कि रेड। तो बैंगनी, आसमानी, नीला, पीला, नारंगी, लाल और हरा कलर जो होता है, ये सभी क्या होते हैं, सभी का मिश्रण होता है। जो सफ़ेद सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें ये 7 कलर मिक्स होते हैं। अब आता है प्रकाश का जो होता है ऊष्मीय और प्रकाश विकिरण, कि भाई ऊष्मीय विकिरण क्या होता है और प्रकाश विकिरण क्या होता है।
कोई भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट, मतलब कि कोई भी अपन जैसे हीटिंग एलिमेंट किसको कहते हैं, जैसे अपने पास हीटर है, हीटर के अंदर एक एलिमेंट होता है, या गीजर है, गीजर के अंदर एलिमेंट, मतलब कि लाइट से इलेक्ट्रिक जो आइटम होता है सभी में एलिमेंट होता है, तो उस एलिमेंट को अपन हिंदी में कहते हैं ऊष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट। तो कोई भी इलेक्ट्रिक हीटिंग एलिमेंट जब 900 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक गर्म हो जाता है तो ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित करने लग जाता है, जो अपन कहते हैं रेज। तो रेज उत्सर्जित होती, किरणें भी उत्सर्जित, जबकि 900 डिग्री से अधिक तक गर्म होने से पूर्व वह केवल ऊष्मीय किरणें ही उत्सर्जित करता है। मतलब कि क्या है, 900 डिग्री तक गर्म होता है तब तो क्या है, हीटिंग रेज ही निकलती है, परंतु 900 से अधिक टेम्परेचर पर गर्म हो जाता है तो उसके अंदर प्रकाश किरणें भी उत्सर्जित होने लग जाती है। अब हीटिंग एलिमेंट का जो गलनांक होता है वो हमेशा उच्च होता है, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, ये हमेशा क्या होता है, उच्च होता है, अधिक होता है। फिर आती है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या है कि वेव लेंथ, तरंग दैर्घ्य को अपन क्या कहते हैं, वेव लेंथ। वेव लेंथ जो होती है उसकी जो होती है लंबाई 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। मतलब कम से कम 380 होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। अब अपने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, या रेड रंग की वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है। तो ये अपन को याद रखना पड़ेगा कि जो वेवलेंथ होती है यानी कि तरंग दैर्घ्य होती है वो 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। और जो बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें हैं, किरणों की वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। एग्जाम में ये आ जाता है कि भाई तरंग दैर्घ्य सबसे कम कौन से रंग की होती है, तो कौन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। और सबसे कम कितनी होती है, 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। जब इसकी तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे उच्च होती है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे उच्च होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों को अपन पराबैंगनी तरंग वेवलेंथ भी कहते हैं। पराबैंगनी यानी कि अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट को अपन यूवी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आता है सबसे और लाल रंग की जो प्रकाश किरणों की तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होती है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वेवलेंथ सबसे अधिक कौन से रंग की होती है, तो लाल रंग की जो होती है प्रकाश किरणें उनकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, यानी कि 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होती है। अब जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होएगी। इसमें तरंग दैर्घ्य की वेवलेंथ कम थी तो फ्रीक्वेंसी क्या थी, उच्च थी। किसमें, बैंगनी रंग में। परंतु लाल रंग है, लाल रंग के अंदर सबसे अधिक होती है तरंग दैर्घ्य और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली तरंगों को अवरक्त इंफ्रारेड कहते हैं, IR भी अपन कहते हैं। तो ये तरंग दैर्घ्य का हो गया। एग्जाम में इसमें से आ सकता है कि सबसे पहली बात क्वेश्चन होता है कि तरंग दैर्घ्य की लंबाई कितनी होती है, वेवलेंथ कितनी होती है, तो 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर से 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर तक होती है। और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी रंग की होती है, कितनी होती है, 380 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग की होती है और 760 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। अगर ज़्यादा होएगी तो फ्रीक्वेंसी कम होएगी और वेवलेंथ कम होएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उच्च होगी। अब क्या है कि बहुत सारी डेफिनेशंस है, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन दे दी और पूछते हैं कि इसको क्या कहते हैं या इसकी यूनिट क्या होती है, क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अभी पिछले साल या उससे पिछले साल तो इसके 2-3 क्वेश्चन आए थे इल्यूमिनेशन के, तो आप ढंग से पढ़े थोड़ा सा डेफिनेशन। सबसे पहले है प्रदीप्ति पुंज, जिसको कहते हैं लुमिनियस फ्लक्स।
देखो चुंबक वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था चुंबकीय फ्लक्स, परंतु इसके अंदर है लुमिनियस फ्लक्स। ये लाइट से संबंधित है और वो मैग्नेट से संबंधित था। तो क्या है, किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। कि भाई कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे यहाँ पे लगा दिया ये बल्ब है, जैसे यहाँ पे ये एक बल्ब है, ठीक है, उससे जो उत्सर्जित हो रही है किरणें, वो टोटल कितनी मात्रा में निकल रही है, उसको अपन कहते हैं प्रदीप्ति पुंज या लुमिनियस फ्लक्स। अब लुमिनियस फ्लक्स है, इसको अपन एफ से डिनोट करते हैं या फाई से भी डिनोट कर सकते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है ल्यूमन होती। किस में होती है? ल्यूमन में इसकी यूनिट होती है, जिसको अपन एल एम से डिनोट करते हैं। तो क्या है, लुमिनियस फ्लक्स किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति पुंज कहलाती है। इसको अपन लुमिनियस फ्लक्स को एफ से या फाई से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है? ल्यूमन होती है। देखो प्यार से आप पढ़ोगे अच्छे से समझ में आएगा। आप सोचोगे यार कौन पढ़ेगा कौन है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप ये सोचो मैं पढ़ सकता हूँ आराम से, एक बार वीडियो देखूंगा तो मुझे समझ में आ जाएगा। दूसरी डेफिनेशन है प्रदीप्ति तीव्रता, मतलब ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। ये देखो ये सब अपने चुंबक वाले चैप्टर में भी ये सारी डेफिनेशंस देखी थी, वो चुंबकीय तीव्रता थी। अब इसमें है प्रदीप्ति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। देखो अब अपन के MCQ आते हैं, तो अपन को कहीं पे भी डेफिनेशन लिखनी नहीं है। डेफिनेशन कहीं पे भी अपन को नहीं लिखनी है, अपन के पास ऑप्शन आते हैं, उसमें से अपन को चूज करना है कि इसका आंसर क्या होगा। कई कई तो टिक लगा देते हैं ऐसे ही अपनी इच्छा से ही, पर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता किसे कहते हैं? किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, मतलब कि कोई भी यहाँ पे जैसे बल्ब लगाया, यहाँ से विशेष दिशा, मतलब जैसे ये सपोज कर लिया यहाँ पे विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की प्रदीप्ति तीव्रता कहलाती है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला यूनिट होती है, और इसको अपन आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। और यूनिट एग्जाम में यही आता है, इसकी यूनिट क्या है, या डेफिनेशन दे देगा इसको क्या कहते हैं। डेफिनेशन अपन को कहीं लिखनी नहीं है, तो आप एक बार पढ़ोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि भाई इसको प्रदीप्ति तीव्रता कहते हैं या इसको प्रदीप्ति पुंज कहते हैं। तो क्या है कि जो प्रदीप्ति तीव्रता है इसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। प्रदीप्ति पुंज है यानी कि फ्लक्स है, उसकी यूनिट के ल्यूमन होती है। ये देखो यूनिट याद तो रखनी पड़ेगी अपन को, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसमें भी यूनिट ही पूछा जाता है। फिर है एक कैंडेला बराबर एक ल्यूमन प्रति स्टेडियम, तो एक कैंडेला बराबर एक ल्यूमन प्रति स्टेडियन। नेक्स्ट आता है ठोस कोण यानी कि सॉलिड एंगल। ठोस कोण किसे कहते हैं या सॉलिड एंगल किसे कहते हैं? किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयताकार कोण ठोस कोण कहलाता है। ठीक है, ठोस कोण कहलाता है। अब जो इसका फॉर्मूला क्या है? एक ठोस कोण को अपन किससे डिनोट करते हैं? W से। तो गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटा गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपन को याद रखना पड़ेगा। अब गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr², और गोले का अर्धव्यास का क्षेत्रफल क्या होता है? r²। तो इसको ये सारे कट ये r² से r² कट गया तो क्या बच गया? 4π। तो W बराबर फॉर्मूला क्या हो गया? 4π। ठीक है, तो ये ठोस अब क्वेश्चन में आ जाता है सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है? तो W बराबर 4π, या ऑप्शन में आ जाता है गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल बटा गोले का अर्धव्यास का
स्क्वायर। देखो अभी तो मैं ये करा रही हूँ, इसके बाद MCQs भी कराऊंगी तो उनमें भी ये क्वेश्चन आएंगे, तो आपका वीडियो का क्या रिवीजन होता रहेगा। फिर ठोस कोण को स्टैंडियन से भी नापा जाता है, ठीक है। फिर आता है ल्यूमन। ल्यूमन किसकी यूनिट थी, अभी मैंने बताई थी। ल्यूमन किसकी यूनिट थी, बताओ फटाफट। प्रदीप्ति पुंज की जो यूनिट थी वो थी, प्रदीप्ति पुंज की यूनिट क्या थी, ल्यूमन। तो ल्यूमन एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा 1 ल्यूमन कहलाती है। अब आपके डेफिनेशन कहीं नहीं आएगी, सिर्फ यही पूछेगा कि ल्यूमन किसकी यूनिट है, तो किसकी है, ल्यूमिनियस फ्लक्स की जो यूनिट होती है वो ल्यूमन होती है, या प्रदीप्ति पुंज की यूनिट होती है ल्यूमन होती है। मानक मोमबत्ती 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती को मानक मोमबत्ती कहते हैं। अब वो पूछता है भाई मानक मोमबत्ती किससे कहते हैं, या मानक मोमबत्ती कितनी देर चलती, कितने घंटे की दर से चलती है, क्वेश्चन आ जाता है। तो 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जो है मोमबत्ती जलती है। फिर आता है कि कैंडल पावर किसे कहते हैं। कैंडल पावर सी पीक से डिनोट इसको अपन करते हैं, कैंडल पावर। तो प्रदीप्ति पुंज यानी कि एव को एक इकाई और है, मतलब कि प्रदीप्ति पुंज की यूनिट क्या थी, ल्यूमन थी। इसको अपन कैंडल पावर से भी डिनोट कर सकते हैं, यूनिट भी है। तो 1 CP बराबर 1 ल्यूमन प्रति 4 पाई। 4 पाई को अपन क्या कहते हैं, स्टैंडियन कहते हैं। और तो एक कैंडल पावर बराबर कितना हो गया, 0.0201 वॉट हो गया। तो प्रदीप्ति पुंज की यूनिट एक तो हो गई ल्यूमन, दूसरी उसको अपन कहते हैं कैंडल पावर से भी डिनोट करते हैं। एक कैंडल पावर बराबर 1 ल्यूमन बट्टा 4 पाई, या 1 ल्यूमन पर स्टेडियन। इसको अपन वॉट में भी डिनोट कर सकते हैं, तो 0.0201 वॉट। फिर आता है लक्स। लक्स साबुन वाला नहीं, लक्स, ये लक्स। तो किसी प्रकाशित तल पर पड़ने वाली प्रकाश की तीव्रता का मात्रा क्या होती है, लक्स होती है। लक्स को अपन मीटर कैंडल भी कहते हैं। अब 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। 1 मिली फोट बराबर 1 ल्यूमन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और 1 फुट कैंडल बराबर 1 कैंडल पावर बटा फुट स्क्वायर भी अपन लिख सकते हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई 1 मिली फोट क्या होता है। तो 1 मिली फोट होता है 1 ल्यूमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। या 1 फुट कैंडल बराबर क्या होता है, एक तो 1 फुट कैंडल बराबर बटा फुट स्क्वायर, मतलब जो यहाँ पे दे रहा है उसके हिसाब से अपन को करना है। अब आ जाता है प्रदीप्ति यानी कि इल्यूमिनेशन। प्रदीप्ति यानी मैंने बताया था प्रकाश होता है। तो जैसे अपन ये सारी डेफिनेशंस देख रहे हैं, अभी इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इनकी यूनिट पूछी जाती है कि इसकी यूनिट क्या है। तो प्रदीप्ति किसे कहती है, किसी प्रकाशित तल से इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाला प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रदीप्ति कहलाती है। क्या प्रदीप्ति या किसे कहते हैं, किसी प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रदीप्ति कहलाती है। E बराबर F/A। क्या है, E बराबर F/A। E क्या है, प्रदीप्ति है, किस में है, लक्स में होती है। F क्या है, प्रदीप्ति पुंज है, ल्यूमन में होता है। A क्या है, तल का क्षेत्रफल है, वर्ग मीटर में होता है। अब आता है प्रदीप्ति दक्षता, ल्यूमिनियस एफिशिएंसी। देखो किसी की भी दक्षता निकालनी होती है तो मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी बराबर आउटपुट बटा इनपुट। अब किसकी निकालनी है उस हिसाब से अपन को करना है। अब ये प्रदीप्ति की निकालनी है तो आउटपुट बटा इनपुट। तो प्रदीप्ति दक्षता बराबर आउटपुट ल्यूमन में और इनपुट वॉट में। तो हो गया प्रदीप्ति दक्षता बराबर ल्यूमन प्रति वॉट। तो किसी की भी दक्षता, अब आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, आउटपुट इतना दे दिया, इनपुट इतना है, तो एफिशिएंसी कितनी होगी। तो आउटपुट के अंदर अपन इनपुट का भाग दे देंगे तो वो एफिशिएंसी आ जाती है। अब नेक्स्ट आता है अवशोषण गुणांक। अवशोषण यानी कि एब्जॉर्वेशन
फैक्टर। ऑब्जर्वेशन मतलब अवशोषण, मतलब किसी का अवशोषण करना। अपन कहते हैं कि ना इतना काम हुआ, प्राइवेट में अपन जॉब करते तो पैसा जितना देते हैं उतना ही अपने से क्या काम करवाते, तो अवशोषण करते हैं। तो अवशोषण गुणांक का फॉर्मूला होता है अवशोषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। मतलब कि जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम में से होकर गुजरती है तो प्रकाश कुछ मात्रा या माध्यम के तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, उसको अपन अवशोषण गुणांक कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अवशोषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। ठीक है, फिर आता है परावर्तन गुणांक, रिफ्लेक्शन। परावर्तन देखो कि अपन ने छोटी क्लासों में पढ़ा है, परावर्तन नियम, आपतित, अवशोषण, ये सब छोटी क्लासों में साइंस में अपन ने पढ़ा है। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन। अब किसी चीज़ का भी रिफ्लेक्शन पड़ता है तो अपन क्या करते हैं, डर जाते हैं, तो उसको अपन क्या कहते हैं, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन गुणांक का फॉर्मूला है परावर्तित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। मतलब किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को परावर्तन गुणांक कहते हैं। फिर आगे आता है पारेषण गुणांक यानी ट्रांसमिशन फैक्टर। ट्रांसमिशन यानी कि इधर से उधर जाना, वो ट्रांसमिशन कहलाता है। तो पारेषण गुणांक का फॉर्मूला होता है पारेषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। फॉर्मूला क्या है, पारेषित प्रकाश बटा आपतित प्रकाश। तो क्या है इसकी डेफिनेशन, किसी पारदर्शी माध्यम से पारदर्शित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारेषण गुणांक कहते हैं। तो ये सारी डेफिनेशंस अपन ने आज करी है कि भाई कौन सी डेफिनेशन का क्या फॉर्मूला होता है और किसकी क्या यूनिट होती है, ये अपन ने देखी है। अब अपन देखते हैं कि प्रदीप्ति का नियम क्या है। प्रदीप्ति, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्ति का नियम क्या है। तो इसके दो नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम और लैम्बर्ट-कोज्या नियम। जैसे अपन ने किरचॉफ नियम में भी पढ़ा था, धारा का नियम और वोल्टेज का नियम, जैसे ही इसमें प्रदीप्ति का नियम है, व्युत्क्रम वर्ग नियम और लैम्बर्ट का कोज्या नियम। अब अपन को नियम कहीं लिखना नहीं आता एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला ही पूछा जाता है। तो अपन पहला देख लेते हैं व्युत्क्रम वर्ग नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या है व्युत्क्रम वर्ग नियम को इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। अब आपको ये एग्जाम में ये लाइन दे दी, पूरी ये नियम दे दिया, किसी प्रकाश स्रोत, पहले तो प्रकाश स्रोत दिया है तो आप ये सोचो कि प्रदीप्ति का नियम है, पहला तो ये बात। किसी प्रकाश स्रोत दिया है तो आप पहले तो यही सोचो कि ये प्रदीप्ति का नियम है। अब ये कौन सा नियम है, व्युत्क्रम नियम है या लैम्बर्ट का है, तो वो अपन को डिसाइड करना है। पूरी लाइन पढ़ेंगे ढंग से। किसी प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर, मतलब कि जैसे यहाँ पे ये बल्ब है अपना, ये यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो क्या कह रहा है, किसी प्रकाश स्रोत, मतलब प्रकाश स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल, मतलब यहाँ पे ये कोई दीवार है, यहाँ मतलब यहाँ पे इसकी रोशनी पड़ रही है, तो प्रकाशित तल पर पहुँचने वाली, ये मतलब जा रही है, ठीक है, तल पर पहुँचने वाली उस तल से प्रकाश स्रोत की दूरी के, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी दूरी है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये अपन क्या समझ लेते हैं, डी, ठीक है। तथा प्रदीप्ति तीव्रता के अनुक्रम, अब तीव्रता यहाँ ये जा रही है, इतनी तीव्रता है, तो इसको क्या, तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये पूरी लाइन दे दी, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, व्युत्क्रम वर्ग नियम, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, E प्रोपोर्शनल टू I अपॉन डी स्क्वायर, डी यानी कि क्या है, डिस्टेंस है। फिर आता है लैम्बर्ट का कोज्या नियम, लैम्बर्ट कोसाइन
लॉ। अब इसमें ये क्या दे रहा है, किसी प्रकाश स्रोत से द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच के बने कोण की कोज्या के अनुक्रमान्य। देखो अब इसके अंदर कोई दूरी के वर्ग का कुछ नहीं दिया है, तो दूरी का वर्ग कुछ नहीं है। अब ये क्वेश्चन में दिया फॉर्मूला क्या है, लैम्बर्ट का कोज्या नियम। तो जो इसमें डेफिनेशन दी है इसमें कोज्या के अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ है, तो आपको लैम्बर्ट का नियम लिखना है। अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि लैम्बर्ट का नियम क्या है, आप लिखो। आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, तो एमसीक्यूज के अंदर आपको ये पूरी डेफिनेशन दे देगा और पूछेगा ये कौन सा नियम है। तो सबसे पहले तो अपन को ये डिसाइड करना है कि प्रकाश स्रोत लिख रहा है, इसमें भी प्रकाश स्रोत है, इसमें भी प्रकाश स्रोत है, तो प्रकाश स्रोत लिखा है यानी कि प्रदीप्ति का नियम है। उसमें ऑप्शन में अपन को किरचॉफ का नियम भी लिखता है, परंतु अपन को ध्यान रखना है कि प्रकाश स्रोत लिखा है तो पहला बात तो प्रदीप्ति का नियम है। अब प्रदीप्ति के नियम में व्युत्क्रम वर्ग नियम भी और लैम्बर्ट का कोज्या नियम भी है, तो इसमें से अपन को कौन सा होगा। तो देखो लैम्बर्ट का कोज्या नियम में यहाँ पे अपन डेफिनेशन में कोज्या के अनुक्रमानुपाती लिखा हुआ आ रहा है, तो लिखा हुआ आ रहा है यानी कि इसके लैम्बर्ट का नियम हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग का, तो ये ध्यान रखना। थोड़ा सा नहीं समझ में आता तो आप बार बार पूछ सकते हो, वीडियो देखो आराम से। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करो कि मैडम ये कैसे हुआ, तो मैं अलग से एक वीडियो बना के मैं बताऊंगी। पहले भी एक वीडियो ऐसी थ्योरी पॉलीफेज पढ़ाया था, तो उसमें कई बच्चों को समझ में नहीं आया था कि भाई मैडम ये √3 कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो मैंने एक क्वेश्चन एंड Q&A के नाम से एक वीडियो है जिसमें क्वेश्चन है और आंसर है, तो कमेंट बॉक्स में आपने क्वेश्चन लिखा था तो उसका आंसर दिया था। तो ऐसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि भाई बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है और उसमें से उनके क्वेश्चन दिमाग में बैठ रहा है। तो लैम्बर्ट का कोज्या नियम ये हो गया, तो E प्रोपोर्शनल टू cos थीटा ये हो गया। तो फर्स्ट डेफिनेशन और सेकंड डेफिनेशन को अपन मिला लेते हैं, तो E प्रोपोर्शनल टू I/D² और cos थीटा ये हो गया। अब E क्या है, प्रदीप्ति है, किसमें है, ल्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर में है। I क्या है, प्रदीप्ति तीव्रता है, किसमें, कैंडेला पावर में है। D क्या है, प्रकाश स्रोत से प्रकाशित तल की दूरी है, किसमें आती है, मीटर में आती है। और थीटा क्या है, प्रकाश किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण है। जैसे ये अपन ने समझ लिया कि भाई ये प्रकाश क्या है, ये आपका प्रकाश का कोई पॉइंट है, जैसे समझ लो ये आपका प्रकाश का कोई पॉइंट है और यहाँ पे ये दीवार है, तो यहाँ से जो अभिलंब हो रहा है ये थीटा डिग्री कोण बन रहा है, ये क्या है, थीटा डिग्री कोण है। और ये क्या है, डिस्टेंस D है, ये आपका प्रकाश P है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये इस टाइप के अपन कर सकते हैं। हाँ, अब इसके न्यूमेरिकल्स अपन करते हैं एक दो, तो उससे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। अपन एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक 250 वोल्ट 0.4 एम्पियर बल्ब कुल 2000 ल्यूमन फ्लक्स उत्पन्न करता है तो उसकी औसत कैंडल पावर तथा दक्षता ज्ञात करो। अब फाई दे दिया 2000 ल्यूमन, V दे दिया 250 वोल्ट और I दे दिया 0.4 एम्पियर। अब पहला तो ज्ञात करना है कैंडल पावर, तो कैंडल पावर का फॉर्मूला होता है कुल फ्लक्स बट्टा 4 पाई, और फिर ज्ञात करना दक्षता, तो दक्षता का फॉर्मूला होता है आउटपुट बट्टा इनपुट, आउटपुट ल्यूमन में और इनपुट किस में होएगा, वॉट में। तो अपन ये जो चीज़ दी हुई है उसको अपन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो अपन को दिया हुआ है निकालना है, फर्स्ट तो दिया हुआ है कैंडल पावर निकालना, तो CP निकालना, CP फुल फ्लक्स बट्टा 4 पाई। तो टोटल फ्लक्स कितनी दे दी अपन को, 2000, ठीक है, बट्टा 4 पाई, 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.142। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो कमेंट बॉक्स में एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैडम कैलकुलेटर यूज है कि, तो हाँ सिंपल जो कैलकुलेटर होता है पॉकेट कैलकुलेटर वो अपने एग्ज़ाम में अपन ले जा सकते हैं, टेक्निकल वाला साइंटिफिक वाला नहीं ले जा सकते हैं। तो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। 4 इंटू 3.142 कितना आ गया, 12.568। तो 2000 बट्टा
12.568। अब 2000 में इसका भाग दे देते हैं, डिवाइडेड 12.568, कितना आ गया 159.13। तो सी पी कितना आ गया 159.13, क्या है सी पी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था औसत कैंडल पावर कितनी आ गई, तो ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। अब इसका सेकंड ऑप्शन है कि आउटपुट बटा इनपुट, क्या है दक्षता निकालनी है। तो दक्षता अपन क्या निकालते हैं, पहले तो आउटपुट अपन इनपुट कर देते हैं। तो दूसरे का अपन निकालते हैं, आउटपुट अपने पास ल्यूमन में कितनी है 2000 है, ठीक है, बट्टा इनपुट अपन को निकालनी पड़ेगी वॉट में। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू वी आई। तो V कितना है अपने पास 250 इंटू आई कितना है 0.4। तो 250 इंटू 0.4 को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 250 इंटू 0.4 कितना आ गया 100 आ गया है। तो यहाँ पे P आपने 100 क्या आया वॉट में। अब इनपुट वॉट में, तो यहाँ अपन क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ गया 20%। तो जो दक्षता है वो कितनी आ गई 20%, ठीक है, दक्षता अपने पास कितनी आ गई 20%। और सी पी अपने पास टोटल कितना है 159.13 सी पी। तो ये क्वेश्चन के आंसर ये हो गए। इस टाइप का अपन 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्ब औसतन 25 सीपी की प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, तो उसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स की गणना कीजिए। तो जो चीज़ पहले दी हुई है उसको अपन पहले लिख लेते हैं। तो सी पी कितना दिया हुआ है 25, ठीक है, और दिया हुआ है तो उसके उत्पन्न फ्लक्स की गणना करनी है, फाई निकालना है। तो फाई बराबर अपने पास क्या होता है सी पी इंटू 4 पाई। क्या फॉर्मूला था सी पी बराबर 5/4 पाई, ये फॉर्मूला अपने पास था। या अपन यूँ भी लिख सकते हैं 5 बराबर सी पी इंटू 4 पाई, ये अपने पास फॉर्मूला था। तो फाई निकालना है तो सी पी इंटू 4 पाई कर दिया। अब सी पी अपने पास कितना है 25 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.142 लिख दो। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, करेंगे 25 इंटू 4 इंटू 3.142 कितनी आ गया 314.2। तो यहाँ पे लिखेंगे 314.2, क्या है क्या निकालना है कुल फ्लक्स निकालना है। तो क्या हो गया इसकी यूनिट क्या होगी ल्यूमन में। तो जो आंसर जो आ गया आपके टोटल फ्लक्स, तो फाई बराबर 314.2 ल्यूमन। तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया है। इस टाइप का एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। अब क्वेश्चन है, एक 500 सीपी प्रकाश स्रोत से 10 मीटर दूर रखे पर्दे पर पहुंचने वाली प्रकाश किरणों का आपतन कोण 60 डिग्री है, तो प्रदीप्ति ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ उसको अपन पहले लिख लेते हैं। आई कितना दे दिया है, आई दे दिया है 500 सीपी, डी दे दिया है 10 मीटर, ठीक है, और थीटा डिग्री कौन दिया है 60 डिग्री, ठीक है, ये अपन को दे दिया इन्होंने पहले से ही। अब अपन को क्या निकालना है प्रदीप्ति निकालनी है। प्रदीप्ति का फॉर्मूला क्या है ई बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो ये अपन फॉर्मूले में मान रख लेते हैं, क्या है ई बराबर आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। तो आई की वैल्यू अपने पास कितनी है 500 अपॉन डी स्क्वायर, डी कितना है 10 इंटू 10 कॉस थीटा मतलब कॉस 60। तो 500 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो अपन 0.5 अपॉन 10 इंटू 10 कर लेते हैं, इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, करते हैं।
अब करते हैं 500 इंटू 0.5, कितने हो गए 250, 250 बट्टा 100। तो 250 बट्टा 100 कितना होगा, 250 में 100 का भाग दो, 2.5। तो क्या आ गया 2.5 न्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर। तो अपने पास आंसर क्या हो गया, E बराबर 2.5 न्यूमन प्रति मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो जो ऑप्शन में होता है उसको अपन टिक कर देते। तो आज अपन ने प्रदीप्ति का नियम पढ़ा था, प्रदीप्ति वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने पहले तो डेफिनेशंस देखी थी, भाई कौन सी डेफिनेशन क्या होती है, फिर उसके बाद अपन ने प्रदीप्ति का नियम देखा था, और उसके बाद अपन ने 3-4 क्वेश्चन किए हैं। आप वीडियो को पूरी आराम से देखो, आपको कहीं पसंद नहीं आती है, पसंद आती है तो आप उसको लाइक ज़रूर करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताओ कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमको भी थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई चलो अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ न कुछ तो फ़ायदा हो ही रहा है, स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो ही रहा है। और अभी लॉकडाउन स्थिति है तो अपन सभी क्या है, घर पे ही बैठे हैं। घर पे अपन बैठ के इच्छा अनुसार कभी भी किसी वक्त भी अपन वीडियो को आराम से देख सकते हैं।